हेलो दोस्तों, क्लास 12th की ऑब्जेक्ट की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं जिन यूनिट से ऑब्जेक्ट आने मैं उन्हीं यूनिट से ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ और इसकी सीरीज़ में दोस्तों हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा जिससे ऑब्जेक्ट आने हैं। तो और बाकी के चैप्टर जिनसे ऑब्जेक्ट आने मैंने उनको कंप्लीट करवा दिया है, फिनिश करवा दिया है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ का ये लास्ट चैप्टर है, यूनिट है। तो ये दोस्तों यूनिट हमारी जैव अणु है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और दोस्तों आप यूनिट की सीरीज़ में आपको इसको जमा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब सिलेबस कुछ में 3 यूनिट हट गई हैं, तो यहाँ से किसी में 17 यूनिट भी हो रही हैं, किसी में 16, है ना, वैसे होती थी। लेकिन अब ये 3 चैप्टर हट गए हैं तो ये 13 यूनिट के सीरीज़ में आ रहा है ना। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आप ये समझिए कि ये जैव अणु के ऑब्जेक्ट हैं। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, आपको मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ही करा रहा हूँ। और दोस्तों एक एक चीज़ हम समझ के चलते हैं, है ना। तो दोस्तों बाकी ऑब्जेक्ट का यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया है, आप जाइए और उसको कवर कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि दोस्तों हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है और इम्पोर्टेंट ही मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो यूनिट हमारी जैव अणु है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, ये बोल रहा है कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है। मतलब इसमें से जो कौन सा प्रोटीन है वो रक्त के प्रवाह में कौन सा जो O2 अभिगमन करता है। इसके जो आंसर है मेरे भाई वो हैं मायोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, मायोलिन तो कभी नहीं होता, मायोग्लोबिन नहीं होता, इंसुलिन भी नहीं होता, एल्ब्यूमिन भी नहीं होता। लेकिन मेरे भाई जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन रक्त के साथ ही अभिगमन करता है। यदि रक्त नहीं होगा तो ये अभिगमन O2 नहीं होगा तो ये अभिगमन नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के किसके साथ दोस्ती होती है, O2 के साथ, है ना। तो O2 के साथ ये चलेगा। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। हमारा जो मानव शरीर है इसमें मानव शरीर जो हमारा मानव शरीर है, इस मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस में होता है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ग्लाइकोजन है विषम पॉलीसैकेराइड है। कौन सा पॉलीसैकेराइड, विषम पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मानव शरीर में ये संचयन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है और ये कह रहा है, देखो देखते हैं, शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशीय घूर्णन में कुछ समय बाद परिवर्तन होना कहलाता है। मतलब जो शर्करा है उसका आप जल के साथ विलयन बना लो, है ना, जल के साथ विलयन बनाएंगे और इसको रख देंगे तो कुछ समय बाद वो परिवर्तन होना क्या कहलाता है। आपको पता है शर्करा का जो अपघटन होता है वो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किसके एंजाइम की उपस्थिति में, इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में शक्कर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन्वर्टेज के एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो इन्वर्टेज के एंजाइम की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इन्वर्सन। क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। तो थर्ड का हमारा बी वाला है इन्वर्सन। आप इसी हिसाब से थोड़ा सभी प्रकार से सोचिए तो आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। बहुधा प्रायोजित डाइसैकेराइड अणु सूत्र है। मतलब जो डाइसैकेराइड है ना, डाइसैकेराइड का मतलब जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु उत्पन्न करता है। मतलब ऐसा आप कहो कि जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के 2 अणु उत्पन्न करता है उसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। और जो जैसे शक्कर, जैसे जो शर्करा है डाइसैकेराइड है, माल्टोज है ये भी डाइसैकेराइड है ना। इसके बाद जो लैक्टोज है वो भी डाइसैकेराइड है ना। तो मैंने कितने एग्जाम्पल बताया, सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है आपको पता है, C12H22O11, है ना। तो इसमें जो आपका फोर्थ का सही आंसर होगा C12H22O11, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, राइबोज के संबंध में निम्न कथन असत्य है। मतलब जो राइबोज है वो कौन सा कथन असत्य है, ये पॉलीसैकेराइड यौगिक है, ये तो सत्य है। ये एल्डिहाइड शर्करा है, ये एल्डिहाइड शर्करा है, तो ये भी सत्य है, हाँ बिल्कुल है, ये एल्डिहाइड इसमें होता है, एल्डिहाइड शर्करा ही है। इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं,
क्या इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल भी नहीं होते भाई, इसमें 6 कार्बन परमाणु नहीं होते राइबोज में, ठीक है। राइबोज में 6 कार्बन परमाणु नहीं होते। राइबोज जो होता है, राइबोज में 18 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 18 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो राइबोज में 6 कार्बन परमाणु नहीं होते, इसमें कितने होते हैं? 18 कार्बन परमाणु, है ना। अब इसमें ध्रुवण घूर्णनता है, तो बिल्कुल है ना। इसमें ध्रुवण घूर्णकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड भी है, एल्डिहाइड भी है, ध्रुवण घूर्णकता भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं है, इसमें 6 कार्बन परमाणु, ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कितनी उप इकाइयाँ उपस्थित हैं? मतलब जो हीमोग्लोबिन है इसमें कितनी इकाइयाँ उपस्थित होती हैं? 6 है ना। तो हीमोग्लोबिन में 4 उप इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, आपको याद रखना है, 4 उप इकाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में कौन सा शर्करा अधिकतम विद्यमान होता है? जो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड, इसमें कौन सा शर्करा होता है, ठीक है। इस रक्त में कौन सा शर्करा होता है? तो आपका ये 6वें का आंसर आपको देना है। तो सॉरी 7वें का, है ना, 7वें का आंसर देना है। तो डी ग्लूकोज, हमारा जो मानव रक्त है इसमें डी ग्लूकोज ज़्यादा उपस्थित होता है, ठीक है। ध्यान रखना, मानव रक्त में कौन सा ग्लूकोज? डी ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 8वां ऑब्जेक्ट है और हमसे कह रहा है रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किससे किया जाता है? मतलब रक्त में ग्लूकोज है, कितना है, कैसे, क्या, इसकी मात्रा को कैसे निर्धारित की जाएगी? रक्त में कितना ग्लूकोज है, क्या है, इसमें ये पता करना है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है बेनेडिक्ट विलियन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? बेनेडिक्ट विलियन द्वारा। आपको इनको ध्यान रखना है मेरे भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। 8वां हमारा हो गया। नेक्स्ट है हम दोस्तों 9वां हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 9 है ना। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक हैं। मतलब सभी जीवित कोशिकाओं के जो अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक, मतलब जीवित कोशिकाओं में जो प्रभावशाली ऊर्जा वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एटीपी, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में जो एटीपी है, इस एटीपी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक कौन है? एटीपी। और कमेंट बॉक्स में आपको एटीपी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्लिसरॉइड नहीं है? मतलब कौन सा ग्लिसरॉइड नहीं है? क्वेश्चन हमारा 10 है ना। तो बसा ग्लिसरॉइड है, तेल ग्लिसरॉइड है, फास्फोलिपिड ग्लिसरॉइड है। लेकिन मेरे भाई जो साबुन है वो ग्लिसरॉइड नहीं है। साबुन है वो ग्लिसरॉइड नहीं है। साबुन ग्लिसरीन, जब साबुन बनती है तो ग्लिसरीन इसमें बाहर निकल जाती है, तो साबुन में ग्लिसरीन नहीं है। बाकी फास्फोलिपिड, तेल, बसा, ये ग्लिसरॉइड है ना। मतलब इसमें ग्लिसरीन का कुछ भाग प्रेजेंट होता है, बाकी ये ग्लिसरॉइड नहीं है, ठीक है। डी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा 11वां, आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में क्या नहीं होता? थाइमीन होता है, यूरोसिल होता है, एडेनिन होता है। नो, थाइमीन नहीं होता मेरे भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया। आरएनए में नहीं होता, क्या नहीं होता? यूरोसिल होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। लेकिन मेरे भाई क्या थाइमीन होता है? नहीं, तो थाइमीन नहीं होता। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? थाइमीन, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम को ग्लूकोज के एथिनल में रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। मतलब ग्लूकोज के एथिनल, मतलब ग्लूकोज को एथिनल, ग्लूकोज जो है उसको एथेनॉल में कौन चेंज करता है? तो आपको पता है ना, ग्लूकोज को एथेनॉल में जाइमेज, ग्लूकोज को अल्कोहल में जाइमेज चेंज करता है ना। हाँ ठीक है, जाइमेज हो गया। नेक्स्ट, स्टार्च किसका बहुलक है? तो मैंने आपको बताया दिया था दोस्तों, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज का बहुलक है। किसका है? स्टार्च है जो किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है ना। और यदि मैं सेलुलोज की बात करूं तो सेलुलोज दोस्तों फ्रैक्टोज का है, ठीक है। सेलुलोज किसका है? फ्रैक्टोज का। ध्यान रखना, स्टार्च ग्लूकोज का, सेलुलोज फ्रैक्टोज का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन 14वां है, और विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों, विटामिन जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट धातु होती है। कौन सी होती है? कोबाल्ट धातु, ठीक है। विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 थायमीन है। आपको बता चुका हूं, जो B का नाम है वही B1 का है, थायमीन, ठीक है। विटामिन C की कमी से होता है, तो विटामिन C कमी से जो है ना मसूड़ों से संबंधित रोग हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। तो हमारा 16वें का आंसर हो जाएगा स्कर्वी, ठीक है। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, मतलब दूध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है? तो आपको पता ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूध में लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज, है ना। दूध में कौन सा होता है? लैक्टोज होता है, ठीक है।
समझ गए ना, लैक्टोज। ठीक है, आगे बढ़ो। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 18वां, और ये कह रहा है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको पता है रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन जो डी होता है, इस विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, है ना। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों कुछ सही विकल्प थे। अब हम आएंगे रिक्त स्थानों पे, है ना। रिक्त स्थानों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा दोस्तों रिक्त स्थान नंबर 1 है। क्या कह रहा है हमारा रिक्त स्थान नंबर 1, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी, जो ग्लूकोज है इसके ऑक्सीकरण में जो एटीपी है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एटीपी, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के खालिस्तान अणु उत्पन्न होते हैं। मतलब जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं, तो आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। कितने, 38। ठीक है, नेक्स्ट है जीवों में जटिल अणुओं का टूटना। जो जीव होते हैं, इन जटिल जीवों में जो जटिल अणुओं का टूटना होता है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आपको क्या देना आंसर, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीवों में जटिल अणुओं का टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया में रक्त। हाइपर जो ग्लाइसेमिया होता है एक, है ना, हाइपर ग्लाइसेमिया में रक्त में खालिस्तान की मात्रा बढ़ जाती है। तो हाइपर ग्लाइसेमिया होता है इस रक्त में किसकी, शक्कर की मात्रा। बहुत शक्कर से होने वाला रोग यार भाई, है ना, जो शक्कर से होने वाला रोग है ना, उसकी बात चल रहा है। ठीक है, हाइपर ग्लाइसेमिया में रक्त की मात्रा, शक्कर की मात्रा, शक्कर है ना, या शक्कर। ठीक है, नेक्स्ट है विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता। विकृतीकरण जो प्रोटीन है वो किसको, संरचना को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो जो विकृतीकरण प्रोटीन है प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, विकृतीकरण प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है, प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। मतलब जैसे गोलाकार होता है ना, वो गोलाकार रहता है, ऐसा तो होता नहीं कि उसको प्रोटीन का जब विकृतीकरण हो जाता है तो वो जो अंडा होता है, जैसे अंडे की बात करें तो अंडा गोलाकार रहेगा, है ना, तो अंडा विकृत होकर किसी और आकार का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है। तो प्रोटीन किसका बहुलक है, आपको पता है ना, एमिनो अम्ल का। ठीक है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है खालिस्तान डीएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, आपका 6वां है डीएनए में क्या नहीं पाया, 7वां है हमारा, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता। तो आपको पता है डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक है। जो हीमोग्लोबिन है आयरन का कौन सा यौगिक है, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। कौन सा यौगिक है, संकुल यौगिक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संकुल यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा खालिस्तान कहलाते हैं। मतलब जंतुओं और जो पौधों से जो प्राप्त तेल और जो वसा हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिपिड, ध्यान रखना। ठीक है, तो जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल व वसा लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, लिपिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खालिस्तान की कमी से रतौंधी नामक आँखों का रोग हो जाता है। तो विटामिन ए, है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से खालिस्तान रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है ना, आपको पता है, घेंगा रोग। ठीक है, नेक्स्ट आंवला में विटामिन सी होता है। आंवला में कौन सा विटामिन होता है, सी। खालिस्तान हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा संतुलित करते हैं। मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा कौन से हार्मोन संतुलित करते हैं, तो आपको पता है इंसुलिन, है ना, कौन सा, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से, अगर इंसुलिन नहीं है तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह हो जाता है ना, वो शक्कर वाला रोग होता है ना, मधुमेह। ठीक है, तो ये मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा को मात्रा को इंसुलिन मतलब संतुलित करता है। ठीक है, कौन, इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट खालिस्तान रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है, विटामिन के। विटामिन के जो है ना रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है ना। और प्रोटीन कौन सा, प्रोटीन फाइब्रिनोजन और विटामिन के। तो ये दोस्तों हमारे क्या हुए, कुछ रिक्त स्थान हुए। अब हम कुछ सही जोड़ियों पे पहुंचते हैं, हम सही जोड़ियों को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलो इनको अब आंसर दिख ही रहे हैं, चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आंसर ना दिख पाए। ठीक है, चलो
अब आपको इसका मिलान करना है, ठीक है। हमारी 8 सही जोड़ियां हैं, इनको आपको मिलान करना है, ठीक है। चलो आप मिलाइए। ग्लूकोज, तो पहला हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ग्लूकोज हमारा होगा, जैसे आपको जो पता है अभी वो कर लो, ठीक है। चलो एमिनो एसिड का किसी कहीं से मिलान हो रहा है, तो आपको पता है एमिनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। जो एमिनो एसिड होता है वो पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। आपके अनुसार ही मिलाते हैं, ठीक है। अब थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेक्राइड। तो ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। रक्त का थक्का किसके कारण जमता है, वह फाइब्रिनोजन। किसके कारण, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब फ्रक्टोज, अब 5वें की बात करो, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में अभी नहीं पता तुमको, ठीक है। चलो छोड़ दो, फ्रक्टोज में नहीं पता, छोड़ दो, है ना। बालों का झड़ना आपको पता ही है, बायोटीन, ठीक है। बालों का झड़ना किसके द्वारा, बायोटीन, ठीक है। तो ये हमारा 6 वाला हो गया, ठीक है। अब दूध क्या है, लैक्टोज, है ना। तो ये हमारा 7th हो गया। विषम पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये आपका 8वां हो गया। अब हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 2 बचे हैं। तो ग्लूकोज में अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ भाई। जो ग्लूकोज होता है उसमें पायरेनोज वलय होती है। कौन सी वलय होती है, पायरेनोज वलय होती है। ये हमारा फर्स्ट है। ग्लूकोज में कौन सी वलय होती है, पायरेनोज वलय। तो अब फ्रक्टोज में कौन सी वलय होती है, फ्रक्टोज में होती है फ्यूरेनोज वलय, ठीक है। तो देखना, ध्यान रखना, फ्रक्टोज का फा तो फ्यूरेनोज का फा, ठीक है। अब ग्लूकोज का कोई संबंध नहीं है, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, पायरेनोज। आपको याद रखना है 2 वलय होती है, एक फ्यूरेनोज और एक पायरेनोज, है ना। तो फ्रक्टोज किस में होती है, तो फ्रक्टोज का फा मतलब फ्रक्टोज में होती है फ्यूरेनोज, है ना। ग्लूकोज में होती है पायरेनोज। तो इसके सही आंसर हो गए मेरे भाई, ये आपकी सही जोड़ियाँ हो गई आपकी फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कुछ एक शब्द में आंसर देखेंगे जो आपको देना है जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो हमारा ये पहला है एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। जो एमिनो अम्ल हैं, एमिनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, अभी तो हमने पढ़ा पेप्टाइड बंध, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बंध, ठीक है। एमिनो अम्ल को आपस में कौन जोड़ता है, पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने एमिनो अम्ल संश्लेषित होते हैं, आपको पता है भाई, है ना। मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने एमिनो अम्ल संश्लेषित, देखो आपको पता है एमिनो अम्ल है टोटल 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 20, जिसमें से 10 जो एमिनो अम्ल है हमारा मानव शरीर खुद संश्लेषित करता है। कितने, 10, और 10 हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है, तो 10। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करेंगे, सेलुलोज किस ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है। सेलुलोज किस ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है ना। जो सेलुलोज है किस ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है, तो आपको ध्यान रखना है बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो जो सेलुलोज है किस ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। और आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल। आपका आंसर हो जाएगा यूरेसिल। नेक्स्ट है, लैक्टोज जल अपघटन पर देता है। जब लैक्टोज का जल अपघटन होता है तो क्या देता है, तो एक देता है ग्लूकोज का अणु और एक देता है गैलेक्टोज का अणु, ठीक है। जब लैक्टोज का जल अपघटन होता है तो एक ग्लूकोज का अणु और एक गैलेक्टोज का, आपको पता ही है, आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज में पायरेनोज वलय होता है, जबकि फ्रक्टोज में अभी आपने देखा था, है ना, इसमें पायरेनोज होता है, इसमें कौन सी होता है, फ्यूरेनोज, ठीक है। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्यूरेनोज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीसेकेराइड की इकाइयाँ आपस में एक दूसरे से किन, एक मिनट थोड़ा सा इनको इस तरफ लेके आता हूँ, एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, आपको 7वें का आंसर देना है मेरे भाई। 7वें का आंसर आपका है ग्लाइकोसाइडिक, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिस, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिस, ठीक है। तो ध्यान रखना, पॉलीसेकेराइडों में मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ आपस में एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, ग्लाइकोसाइडिस, ठीक है। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिस। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसाइडिस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों हमारा 8वां है, 8वें हम देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। 8वां हमारा है
रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा कहलाता है? आपको पता ही है, फाइब्रिनोजन है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता ही है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, विटामिन के स्रोत क्या हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, कुछ नहीं है तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां तो लगाओ भाई, है ना, तो आप अंडा, दूध, हरी सब्जियां लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट, खून का थक्का ना जमने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो विटामिन के जिसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। और प्रोटीन कौन सा? फाइब्रिनोजन। तो ये दोस्तों मैंने आपको ऑब्जेक्ट करवाए हैं यूनिट जैव अणु के, तो आप दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ हो गए होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।